साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 18 अप्रैल सोमवार के लिए एक प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखकर चले जाएं। मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे हम सामाजिक विज्ञान के 3 वीडियो बनाएंगे और 3 में पूरी सामाजिक विज्ञान को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो वो तीनों वीडियो जरूर देखकर चले जाएं, जिससे 18 अप्रैल के पेपर में आपके फेल का झंझट नहीं रहेगा और एक अच्छा स्कोर आप जरूर हासिल कर पाओगे। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। एक चैनल और है हमारा, उसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप उससे भी सपोर्ट करें, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। अब देखो, पहला प्रश्न हमारा निम्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वैश्वीकरण है। उत्तर क्या लिखोगे? वैश्वीकरण। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये अमेरिका की है। ठीक है साथियों। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। तो कौन सा संगठन है? विश्व व्यापार संगठन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश को कहते हैं, क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य वर्ग है। तो कौन सा है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। मैं आपको 3 वीडियो दूंगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 18 अप्रैल को ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा, फेल का झंझट खत्म, अच्छे अंक लेकर वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो श्रमिक हुआ है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो विकसित देशों के लोगों के। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार द्वारा अवरोधों प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया है। कौन सी है? उदारीकरण है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो इंटरनेट द्वारा। हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? निवेश कहलाती है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना कहलाता है वैश्वीकरण। खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तौर तरीकों को सरल बनाना है, विश्व व्यापार संगठन। आयात पर कर का एक उदाहरण है तो व्यापार अवरोधक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पश्चात विश्व स्तर पर होने लगा, क्या? व्यापार होने लगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है, क्या निभा रही है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक है प्रौद्योगिकी। भारत सरकार द्वारा से विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर से अधिकांश अवरोधों को हटा दिया गया। कब? 1991 में। उसके बाद कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम छोटे बड़े क्वेश्चन और देखेंगे। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। उदारीकरण क्या है? तो सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण से भारत को होने वाली हानि बताइए। तो वैश्वीकरण से भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई? तो सदस्य देशों के बीच व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। निजीकरण को आपको परिभाषित करना है कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में नियंत्रण हटाकर उन्हें जरूरी निर्णय के लिए स्वतंत्र करना। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग किस लिए कर रही है? तो सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश के किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकती है। देखते हैं 18 अप्रैल के लिए फिर बड़े क्वेश्चन भी हम जानेंगे। तो उद्योगों को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? 2005 में। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां नहीं है, कौन सी नहीं है? तो संचार नहीं है। बाकी कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, यह है, संचार नहीं है। तृतीय क्षेत्र की प्रक्रिया नहीं है
तो संचार नहीं है, परिवहन, बैंकिंग, उद्योग ये है। कपास से कपड़ा बनाना कैसे क्षेत्र की कार्य विधि या गतिविधि है? तो द्वितीयक क्षेत्र की। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो डाकघर नहीं है। अल्प बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट आप देखें साथियों, कपड़ा एक उत्पाद है, तो वो विनिर्मित उत्पाद है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां हैं परस्पर निर्भर आपस में। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत के बड़े अनुपात में श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं असंगठित श्रमिक। अल्प बेरोजगारी क्षेत्र में अधिक है कृषि क्षेत्र में। किसी देश में भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? वीडियो को लास्ट तक देख लेना साथियों, काफ़ी टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब प्राथमिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे मत्स्य, खनन, डेयरी आदि। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे उद्योग। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में वे वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता जिसमें सेवाओं का सर्जन किया जाता है, उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार आदि। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश में किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अंतर बताना आपको। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन कल्याण करता है, जबकि स्वामित्व सरकार के पास होता है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इससे स्वामित्व निजी उद्यमियों के पास होता है। संगठित क्षेत्र का असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। तो संगठित क्षेत्र में रोजगार अवधि नियम होता है तथा सरकारी नियमों व विनिर्णयों का उपयोग होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रित नहीं होता, श्रमिक का कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता, उनका शोषण होता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद फिर छोटे क्वेश्चन देखेंगे, बाद में हम लघुतरात्मक आपका निबंधात्मक वो क्वेश्चन देखेंगे। अल्प या प्रचंड बेरोजगारी से क्या तात्पर्य, से दूर करने के उपाय बताइए। तो बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते परंतु उसमें किसी भी अक्षमता के अनुसार पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, उसे अल्प या प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के दूर करने के उपाय है कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि करना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों व सेवाओं में वृद्धि करना, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना, सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार करना। और देखें साथियों कि 3 से 4 वीडियो में पूरी आपके सामाजिक विज्ञान को मैं कवर कर दूंगा, तो ऐसा ही प्रयास है हमारा, वीडियो लास्ट तक आपको देख लेना है। पहला इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2008 के लिए भारत का विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक कितना है? तो 130 है। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त मापदंड है, तो प्रति व्यक्ति आय। भारत किस आय वर्ग के देशों में आता है? तो मध्यम आय वर्ग में। निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? तो UNDP। निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल की है साथियों। मानव विकास की दृष्टि से किस राष्ट्र की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका की। उच्च आय वर्ग वाला देश है, उच्च आय वर्ग वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो खालिस्तान वाले प्रश्न, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षर दर कहलाता है। 2 देशों के मध्य तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को एक अच्छा आधार माना जाता है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है साथियों। अब देखें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है इसके। मानव विकास सूचकांक घटकों के नाम लिखिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इसके स्टार लगा लीजिए, 100% पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है।
राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साक्षरता दर क्या? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? किसी वर्ष में पैदा हुए आजार जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण लिखिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। अब लघुतरात्मक क्वेश्चन आप देख लें कि एक देश के 3 परिवारों की आय क्रमशः 3500, 6000 व तीसरे परिवार की आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है और 2 परिवारों की कुल आय है 9500। दोनों को जोड़ने पर माना परिवार की आय अक्ष है तो तीनों परिवारों के कुल आय, इसमें कुल आय में परिवारों की संख्या का भाग देना है तो वो 5500 आ जाएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद आप देखें कि विकास की धारणा से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय विकास क्या है। ये बड़े क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उससे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे 2 से 3 वीडियो आएंगे तो उनको तैयार करके आप ज़रूर चले जाएं 18 अप्रैल के लिए। धन्यवाद।